जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा यूपी पीसीएस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे पॉलिटी से रिलेटेड हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले आज हमारा पहला वीडियो है जो यूपी पीसीएस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूपी पीसीएस का दोस्तों एग्ज़ाम आने वाला है, 14 मई को एग्ज़ाम है, 14 मई को एग्ज़ाम है दोस्तों। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं सभी के क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो आज सबसे पहले हम दोस्तों भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं। तो जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है उस दो चरणों में हुआ है दोस्तों। पहला दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, दूसरा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन शासन। ये कब से कब तक रहा? ये 1773 से 1858 तक। दूसरा 1858 से 1947 तक। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कंपनी के अधीन शासन रहा है उससे जो संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे हम आज। जितने भी इस टॉपिक से, दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी पीसीएस में या जितनी भी सिविल सेवाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सारे कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे। तो जो लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1774 में। प्रावधान तो 1773 में किया गया रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन स्थापना एक्चुअल में 1774 में हुई। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पेजी थे। ठीक है, तो ये समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये दोस्तों पहला पहला कथन है हमारा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। दूसरा क्या ऑप्शन दे रहा है? लेमेंस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पेजी। तो ये ऑप्शन कथन नंबर 2 गलत हो गया, तो ये ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब आइए हम अगला क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई है नियंत्रण परिषद की 1784 के पिट्स एक्ट से। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च की न्यायालय की स्थापना अभी हम लोग देख ही चुके हैं, 1773 में हुई। इंग्लिश मिशनरी कब आए दोस्तों? ये आए 1813 में। इंग्लिश मिशनरी आए 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में चार्टर अधिनियम कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? ये 1833 में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? मतलब इनमें से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? पहला हमारा ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट। पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्पेक्शन 1833। इसने भी दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की बात की है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, इसमें भी दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की बात हुई। तो यानी तीनों सही है। तो ऑप्शन ए, 2, 3 तीनों सही हैं। ये आईएएस प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि दोस्तों जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आईएएस के भी डाल देते हैं, अलग अलग परीक्षाओं से उठा के डाल देते हैं। तो दोस्तों हम सारे जो भी मतलब प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, पहला टॉपिक हमने क्या बताया कि जो हमारा संवैधानिक विकास हुआ, कंपनी का शासन प्लस ब्रिटिश ताज का शासन, तो दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे जो संबंधित आज हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको सबको डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ये तीनों सही है, यानी ए बी सी डी। इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, तीनों सही हैं, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह
कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब किस अधिनियम से बता रहा है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी है हमारा 1873 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, 1813 ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यूपी आर ओ में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है यूपी में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा है कुछ देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के साथ समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने थे। दोस्तों 1813 में तो चाय और चीन के साथ व्यापार खत्म किया, छोड़कर सारे व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए, लेकिन 1833 में राजनीतिक कार्य छोड़ के सारे एकाधिकार व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए। तो ध्यान रखें इसका आंसर क्या दोस्तों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1813। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने वो एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 6। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये घटना चक्र की बुक में दिए गए हैं। तो जो लोगों के पास घटना चक्र की करीब 8 बुक्स आती हैं तो उनको ले लें। अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो बुक्स जो है मस्ट हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो प्री के लिए बहुत ज़रूरी किताबें हैं और उन्हीं से हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चाहे तो बुक से कर लें और चाहे तो वीडियो से कर लें, एक ही बात है दोस्तों। तो आइए हम अपना पहला कथन पढ़ते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर मतलब सब कुछ समाप्त कर दिया, यानी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए चीन और चाय के साथ छोड़ के। तो ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। मतलब जो कथन 1 है वो सही है। कथन 2 पढ़ते हैं। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। नहीं, ये गलत है, अभी नहीं पूरी संप्रभुता जो है ब्रिटिश की अभी नहीं आई। अब तीसरा पढ़ते हैं। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये दोस्तों सही है, ये वाला जो ऑप्शन दोनों है ये सही है। ऑप्शन सी गलत, ये जो 3 नंबर है ये गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, अभी पूरी तरीके से नहीं आया। दोस्तों कब आएगा, ये जब 1857 का वो होगा, विद्रोह होगा, उसके बाद जो है पूरे 1858 के बाद पूरा राजस्व या जो भी अधिकार है वो ब्रिटिश संसद ले लेगी, अभी तक नहीं आया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रमण क्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा यह प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, यूपी पीसीएस 2012 में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम रिवीजन करा रहे हैं, जो लोग किताब पढ़ चुके हैं वो वीडियो से चाहें बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अब जो ब्रिटिश ताज के अधीन जो भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, वो तो कंपनी के अधीन जो अधिनियम पारित हुए उनसे क्वेश्चन बने। अब ये दोस्तों ब्रिटिश ताज के अधीन जो क्वेश्चन आए हैं, ब्रिटिश ताज के अधीन क्वेश्चन कौन से आए, जो 1858 से लेके 1947 तक जितने भी अधिनियम पारित हुए, जो भी अधिनियम पारित हुए, सारे दोस्तों अब हम आगे कराएंगे।
तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त की गई? ऑप्शन ए है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी है भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों यूपीपीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। जो भारतीय विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की तो शक्ति दे दी गई, लेकिन बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया 1892 में। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ऑप्शन ए हमारा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार 1919 और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसमें दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये एमपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, करंट का ये दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार भी से बोला जाता है और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी बोला जाता है, दोनों एक ही बात है दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार इसे बोल देते हैं, द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इसी में दोस्तों यही सांप्रदायिक है, यानी मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रक्रिया रख दी गई, उनके लिए निर्वाचन मंडल बना दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही बात है, फूट डालो राज करो, एक को कोई अधिकार दे दिया गया दूसरे को नहीं दिया तो वो आपस में लड़ेंगे, इसलिए ये चीज़ें बनाई गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों निम्नलिखित में से एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारे यहाँ सबसे पहले न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में कब की गई दोस्तों? 1773 के एक्ट में ये बात बोली गई थी और 1774 में स्थापना कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे संघीय न्यायालय की बात कर रहा, तो संघीय न्यायालय ऑप्शन ए दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही आंसर है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो दोस्तों जिसमें जो है 1935 का अधिनियम दिया ही नहीं गया है और 1935 में ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। नीचे कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेबेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्प में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं चुनेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे 1935 के अधिनियम से की गई थी। ये यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापना की गई? तो 1937 अभी हम पढ़ ही चुके, क्योंकि 1935 में अधिनियम आया, 1937 में स्थापना कर दी गई। ये यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो भी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि जो भी घटना चक्र की 8 किताबें हम बारी बारी से कराएंगे, 1 महीने के अंदर ही सारी किताबें रिवाइज करा डालेंगे। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 1919 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919,
भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। 1935 के अधिनियम से जो केंद्र में द्वैध शासन लाया गया और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, जबकि प्रांतों में जो द्वैध शासन आया था 1919 के अधिनियम द्वारा लाया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है। तो दोस्तों अगर केंद्र में द्वैध शासन की बात करें तो 1935 के अधिनियम से आया, राज्य में 1919, समाप्त की जो प्रांत में समाप्ति की बात करें तो 1935 से समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किसने स्थापित किया? अभी पढ़ चुके 1935। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं? 1919 की बात कर रहा। इसमें से आप जो तीन कथन है इनमें से बताइए। नंबर 1, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की स्थापना की गई। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। तो दोस्तों इसका क्या सही हो जाएगा? पहला सही है दोस्तों, ये दूसरा गलत है क्योंकि ये 1909 से आया, जिसे मार्लोमेंटो सुधार कहते हैं, इसलिए ये सांप्रदायिक निर्वाचन है, ये गलत हो जाएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक और दो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना कब की गई हुई है? शुरुआत हुई 1919 के अधिनियम। ये दोस्तों झारखंड पीसीएस में 2021 में पूछा गया। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में शुरू हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सी सही माना है। जो झारखंड में क्वेश्चन आया था इसका विकल्प सी सही माना गया था, लेकिन इसका आंसर सही कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय जो विधान पालिका है प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी है 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो दोस्तों 1919 का एक्ट। द्विसदनीय विधायिका कौन लाया? 1919 का एक्ट लाया केंद्र में। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति की गई। ऑप्शन कथन दूसरा पढ़ते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ठीक है, ऑप्शन ये वाला जो कथन एक है ये गलत है, कथन ये सही है, तो आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ये आईएएस 2021 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले कथन एक देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। 1919 में भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। कथन दो देखते हैं। भारतीय सिविल सेवाओं में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। इसके दोनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। ऑप्शन कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, तो इस वजह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ये दोस्तों आरओ यूपी आरओ जो है परीक्षा होती है उसमें 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ऑप्शन ए 1926, बी 1937, सी 1945। तो इसका दोस्तों ए और सी दोनों हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो अंतिम निर्वाचन कब हुआ था दोस्तों? 1945 में। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919 से, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया 2008 में। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। अभी तो अध्यादेश की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में, लेकिन मूल रूप से कहाँ थी? 1935 के अधिनियम से 42 और 43 जो धारा थी वहाँ से ली गई। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रदत्त किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम और ऑप्शन डी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ऑप्शन सी सही है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई थी, ठीक है। 1935 से ही लिया गया है ये। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरियों प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान है, सही बात है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान है, ठीक है। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है, सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली
को समाप्त किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नहीं है, क्योंकि पूछ रहा नहीं है। ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखना कि जिसमें नहीं का ऑप्शन दिया गया उसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। कब पूछा गया ये दोस्तों? आरएएस में पूछा गया 2016 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब? 1935। कई बार इसे देख चुके हैं, ये 2013 में फिर पूछा। दोस्तों बहुत रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जो ज़्यादा रिपीट हो रहा यानी आगे भी उसकी संभावना है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ का स्थापना दो, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था स्थापित की? 1935, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है, ये दो जगह पूछा गया। देखिए 2018 में आईएएस में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर देख लीजिए। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई? ये गवर्नर जनरल को दे दी गई थी 1935 के बाद। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव है? ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी दस्तावेज का समावचित किया जाना, नॉमिनेटेड किया जाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए निम्नलिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीन विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित हैं, क्योंकि ये नहीं वाला पूछ रहा है, बाकी ये तीनों इसमें शामिल है। ये बता रहे ना, नहीं ज़रूर पढ़िएगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं। इसका पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये भारत के संविधान का 70% भाग 1935 से ही लिया गया है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। नंबर 1 क्या चीज़ ली गई? संघात्मक सरकार की स्थापना। नंबर 2 केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्तता शासन की स्थापना। नंबर 4 द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। तो दोस्तों ज़्यादातर चीज़ें इसी से ली गई, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इसका दोस्तों 1935 सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों से बर्मा 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, 1935 के अधिनियम में इसके लिए प्रावधान आया। पहले बर्मा और भारत एक ही थे, एक ही साथ हुए थे। 1935 के उससे अलग कर दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारे इसमें जो है इतने ही क्वेश्चन थे। 25 इसमें क्वेश्चन हमने डिस्कस करिए, 20-25 उसमें किए थे। ठीक है, 2 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा दोस्तों अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन कब से कब तक लेंगे दोस्तों? 1990 से 2022 तक के जो भी क्वेश्चन इसमें आए हैं, 50, 100, 70, 80, जो भी यूपी पीसीएस से लेके झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, जितने भी सिविल सेवाओं के एग्ज़ाम हैं, जिसमें आए हुए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, वो सारे ही ले लेंगे। तो दोस्तों जो लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे से मेहनत कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।